ओके, सो वी आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि एक क्लास ऐसी कंडक्ट कराई जाए जिसमें जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्योंकि इनिशियली आपको ये था कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। आप लोगों के पास जो एक इंफॉर्मेशन थी और उसके बाद से सिचुएशन चेंज हुई एंड नाउ यू आर गोइंग टू फेस एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में सबसे पहले जो आप अपने दिमाग में बात रखिए वो ये है कि देर आर 4 यूनिट्स। जो पेपर आपको हम पढ़ा रहे हैं उसमें 4 यूनिट्स हैं, और 4 यूनिट्स का मतलब होता है कि इफ देर आर 50 क्वेश्चंस, then in 1 unit, from 1 unit there will be somewhere around 12 questions। 12 क्वेश्चन एक यूनिट से आपको मिल सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर 50 क्वेश्चन हैं और 100 का पेपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 क्वेश्चन मींस 24 मार्क्स। तो अगर 12 क्वेश्चंस आपको एक यूनिट से मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक यूनिट से आप 24 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। And if you are preparing 2 units or 3 units, the marks will go on as usual। तो इसका मतलब जो पहला स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, नॉर्मली जब हम लोग थ्योरेटिकल वे में प्रिपेयर करते हैं तो थ्योरेटिकल वे में कुछ इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि चारों यूनिट में हमने अपना स्प्रेड कर लिया और कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए। अब आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप 2 यूनिट भी करते हैं तो वो 2 यूनिट में एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं। तब आपको ये गारंटी हो सकता है कि आपको 2 यूनिट में 12 प्लस 12 24 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिल रहे हैं, और 24 क्वेश्चंस का मतलब होता है कि अराउंड 48 मार्क्स, और ये 50 मार्क्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब 2 यूनिट्स विल गिव यू 50% मार्क्स। इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका प्रिपरेशन जा रहा है तो प्रिपरेशन में आपको वो 2 यूनिट सेलेक्ट कर दी हैं चारों यूनिट्स में से जो आप सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और उन 2 यूनिट्स को सबसे पहले प्रिपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है यूनिट 1 और यूनिट 2 हमें इजी लगता है, हमें आता है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लीजिए। एकदम से यूनिट 3 और यूनिट 4 पे स्प्रेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे तो इसमें ये चांसेस हैं जो 12 क्वेश्चन आपको एक यूनिट में मिल जा रहे हैं, शायद 12 के बजाय 6 क्वेश्चन मिले। अब यूनिट प्रिपेयर कैसे कर दी है हमने, एक आपका यूनिट 2 का बेस लिया है। देखिए, मैंने बहुत इजी फॉर्मेट आपके लिए तैयार करा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। ये पीडीएफ में डाल दूंगा आपके ग्रुप में, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी बनाया है इसको मैं आपके ग्रुप में आज ही डाल दूंगा, जस्ट आफ्टर दिस सेशन। अब देखिए, इसमें मैंने किस बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया है। यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं इट इंक्लूड्स 8 थ्योरीज। आपकी विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, लुइस मॉडल ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, थ्योरी ऑफ बिग पुश है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है, बैलेंस ग्रोथ है, अनबैलेंस ग्रोथ है, एंड रोस्टो स्टेजेस इन थ्योरी ऑफ ग्रोथ। इसमें सारे टॉपिक आपके सेकेंड यूनिट के कवर हो गए। नाउ व्हेन यू हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है वो ये सब थ्योरीज में कौन सी थ्योरी किसने बनाई है। तो कौन सी थ्योरी किसने बनाई है ये हमने एक ही स्लाइड में हर थ्योरी के फाउंडर का नाम इसमें डाल दिया। दैट मींस विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी वाज बाय रागनार नर्क्स, लुइस मॉडल ऑफ लेबर सप्लाई प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुइस। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग नाम सिर्फ शॉर्ट में याद कर लेते हैं कि लुइस थे। लुइस कौन थे, लुइस का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर डब्ल्यू आर्थर और एम आर्थर दे दिया तो फिर आपको ने तो सिर्फ लुइस याद किया, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा कि हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। तो यू हैव टू प्रिपेयर द कंप्लीट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। और उसके बाद अगर वो किसी पर्टिकुलर जगह पे पब्लिश हुई है, जैसे लुइस मॉडल ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमी अगर है, तो ये प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुइस की थ्योरी है, और ये पब्लिश कब हुई, ये मैनचेस्टर स्कूल में हुई थी 1954 में। द थर्ड थिंग वाज थ्योरी ऑफ बिग पुश, रोजेंटीन रॉडेन की ये थ्योरी है।
और ये थ्योरी क्या बताती है, इन्वेस्टमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। ये एक छोटा सा हमने इसमें नोट ऐड कर दिया है। द सेम थिंग इज विद क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट प्रोफेसर हार्वी लेबनस्टीन की थ्योरी है, और ये किस बुक में पब्लिश हुई है, ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नाम की इनकी एक बुक थी, उसमें ये थ्योरी पब्लिश हुई है। देन देयर वाज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये थ्योरी आपके रिचर्ड आर नेल्सन की है। देन देयर इज बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी फ्रेडरिक लिस्ट की है। अनबैलेंस ग्रोथ प्रोफेसर एल्बर्ट हर्चमैन की है, और रोस्टो स्टेजेस इन थ्योरी ऑफ ग्रोथ डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो की है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको बेनिफिट क्या हुआ, व्हेन यू आर रिवाइजिंग यूनिट 2, आपने सिर्फ एक स्लाइड देखी। अगर आप चाहेंगे, इसका पीडीएफ तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आप चाहेंगे इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो सिर्फ 2 पेज आपको प्रिंट आउट निकालना है, और उस 2 पेज पे आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज हो जा रही है, एंड यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट कुड कम इन यूनिट 2। यानी कि यूनिट 2 के अगर सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ 2 पेज में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 12 क्वेश्चंस आपको मिल गए। अब जब आपने ये पहली स्लाइड देख ली, पहली स्लाइड में आपका फाउंडर के नाम है और कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। दैट मीन्स इन वन स्लाइड you have got the entire description of the of all the theories of unit 2, यानी कि पूरी की पूरी यूनिट 2 आपकी इस स्लाइड में कवर्ड है। अब इसमें है क्या, इसको अगर एक से एक करके देखना स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो सपोज रोस्टो स्टेजेस इन थ्योरी ऑफ ग्रोथ, तो थ्योरी का नाम क्या है कि रोस्टो ने जो थ्योरी ऑफ जो ग्रोथ की स्टेजेस बताई हैं, वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरी स्टेज है प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, तीसरी कंडीशन है टेक ऑफ, फोर्थ कंडीशन है ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड फिफ्थ कंडीशन है स्टेजेस ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, पहला तो आपके दिमाग में आ गया कि 5 स्टेजेस हैं कौन सी। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल 4 स्टेजेस उसमें कोई दी जिसमें एक ऑड है। ऑड मतलब कोई एक ऐसी स्टेज इसमें ऐड कर दी जो एक्चुअली में रोस्टो की स्टेजेस में है ही नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं है, और आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इन 4 में से कौन सी रोस्टो ने नहीं दी। तो अगर आपने इस स्लाइड में सिर्फ ये नाम भी याद किए हैं, तो ये नाम याद करते ही आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी कॉन्सेप्ट या कौन सा थ्योरी रोस्टो ने नहीं दी है। नाउ अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज, अब आपका रिवीजन बहुत इजी हो गया। रिवीजन कैसे इजी हुआ, सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि रोस्टो अपनी थ्योरी ऑफ ग्रोथ को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से। अब जब हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है आज से 3000 साल पहले का हिंदुस्तान। तो 3000 साल पहले का हिंदुस्तान को अगर आप इमेजिन करें, तो क्या इमेजिन करेंगे, एक ऐसी जगह जहां पे प्योरली एग्रीकल्चरल सेक्टर बेस्ड है, जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां बहुत लिटरेसी नहीं है, जहां बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है। तो ये आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। तो रोस्टो ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में उसी ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल सोसाइटी एक है जो बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी है, जहां बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं है, जहां बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जहां बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है। तो ये एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा अबाउट द ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो जब आप स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम लोगों को सबको पता है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ कहां से निकलता, ओरिजिन से निकलता। तो ग्रोथ का ओरिजिन रोस्टो ने क्या बताया, ट्रेडिशनल सोसाइटी बताया कि पहले तो हमारा एक जीरो स्टेज जहां पे ग्रोथ की दूर दूर तक बात है नहीं। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे वो जाते हैं प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ।
तो प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आप एकदम जीरो कंडीशन पे होते हैं तो सबसे पहली चीज आपके साथ क्या होती है? अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस क्या आती है? वी शुड स्टार्ट सेविंग, we should start investing, we should start educating ourselves, we should start creating machineries, we should start। तो ये we should start जो रहता है, जो वर्ड रहता है, वो आपको पहली ट्रेडिशनल सोसाइटी की स्टेज से उठा के प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ पे लाता है। और जब आपने जितनी चीज सोची है वो आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो टेक ऑफ हो जाता है। जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो प्लेन टेक ऑफ क्या करता है? पहले रनवे पे ही दौड़ता है। तो जब रनवे पे वो दौड़ रहा है प्लेन, तो वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है उड़ने की, मगर अभी उड़ा नहीं। तो जो सेकेंड स्टेज है, दैट इज द प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ। इसमें अवेयरनेस आ गई है एंड द सोसाइटी हैज started to think about development, have started to think about growth, but growth अभी हुई नहीं। और जब ग्रोथ होने लगती है तो उसको टेक ऑफ सिचुएशन कहते हैं। टेक ऑफ मतलब अब इंडस्ट्रीज हो गई हैं, अब स्किल्ड लेबर भी आ गया है, अब प्रोडक्शन भी होने लगा है, अब इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होने लगा है, अब पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होने लगी है, सब कुछ इंक्रीज होने लगा, तो टेक ऑफ कर लिया हमने। प्लेन अब आपका उड़ने लगा, टेक ऑफ कर गया। देन देयर इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब ड्राइव टू मैच्योरिटी क्या है? ड्राइव टू मैच्योरिटी का मतलब है हर एक चीज की एक मैक्सिमम पोजीशन होती है। दैट मींस जब आप ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए, प्लेन उड़ता है, एक जगह पे जाके स्थिर हो जाता है, पूरे समय टेक ऑफ नहीं करता रहता। स्थिर होने के बाद उसी जगह पे हॉरिजॉन्टल वो मूव करता रहता है। तो उसी तरह से ड्राइव टू मैच्योरिटी है, जब आपने मूवमेंट स्टार्ट किया, टेक ऑफ करा, तो एक लेवल तक ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद एक मैच्योरिटी लेवल आएगी जहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व हो जाएगा। तो वो ड्राइव टू मैच्योरिटी है। और सबसे आखिर में स्टेजेस ऑफ हाई मास कंजम्पशन। जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करने लगता है। जैसे कि है क्या कि जब आप टेक ऑफ की सिचुएशन पे हैं तो हो सकता है आप घर का बना खाना खाते हो, फिर एक मैच्योरिटी आएगी, फिर जब स्टेजेस ऑफ हाई कंजम्पशन होगा तब आप लग्जरी पे चले जाएंगे। लग्जरी का मतलब अब हमें, अगर हमारे पास 4 लाख की कार थी तो हमारे पास अब 15 लाख की कार होनी चाहिए। हमारे पास अगर गोल्ड का सेट था तो अब हमारे पास डायमंड का सेट होना चाहिए। हमारे पास अगर 2 BHK फ्लैट था तो अब हमारे पास 4 BHK फ्लैट होना चाहिए। तो रोस्टो की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में वी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, देन टेक ऑफ, then drive to maturity and then stages of high mass consumption। अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखिए तो हुआ क्या, इतनी से कॉन्सेप्ट में, इतने से कॉन्सेप्ट में पूरी की पूरी थ्योरी आपके सामने, आपके एक्सप्लेनेशन में आ गई। दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थ्योरी। और एंटायर थ्योरी को किसमें समझा है आपने? सिर्फ 2 स्लाइड में समझा है। पहली स्लाइड में आपने फाउंडर का नाम देख लिया, और दूसरी स्लाइड में आपने जो इसको स्टडी किया है, द सेकेंड स्लाइड शोज दैट द एंटायर थ्योरी, कि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। इसी तरह से ये पूरी की पूरी थ्योरीज आपकी यहाँ पे डिफाइंड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं पीडीएफ भी आपको दे देता हूं तो यू जस्ट हैव टू गो बाय द टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनबैलेंस ग्रोथ में, इसी तरह से अनबैलेंस ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो प्रीवियस स्लाइड में अनबैलेंस ग्रोथ किसकी दी हुई है? प्रोफेसर एल्बर्ट हर्ट्जमैन की। तो अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी प्रोफेसर एल्बर्ट हर्ट्जमैन की है। और ये थ्योरी है क्या? ये थ्योरी है कि देयर इज अनबैलेंसिंग विद एसओसी एंड अनबैलेंसिंग विद डीपीए। तो जब लिखा हुआ है अनबैलेंसिंग विद एसओसी एंड अनबैलेंसिंग विद डीपीए, तो आपको एसओसी और डीपीए का मतलब पता होना चाहिए। एसओसी इज सोशल ओवरहेड कॉस्ट एंड डीपीए इज डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो सोशल ओवरहेड कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं? हमने आपको बताया था, जैसे रोड्स हैं, तो रोड्स डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। रोड में अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं तो डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता।
मगर होता क्या है कि धीरे 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 जिस तरह से एक एस्टैब्लिशमेंट बनता जाता है, तो सोशल ओवरहेड कॉस्ट इन लॉन्ग रन लीड्स टू ग्रोथ। डायरेक्टली सोशल ओवरहेड कॉस्ट से ग्रोथ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक नई सिटी अगर बसा दी गई है, तो उस नई सिटी को डायरेक्ट बसाने में आपने रोड्स क्रिएट करी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपने हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, आपने इंडस्ट्रीज क्रिएट करी, इमीडिएटली उसका रिटर्न नहीं आपको मिलना स्टार्ट हुआ, रिटर्न में आपको काफी समय बाद। तो जब हम अनबैलेंस्ड बात करते हैं, तो प्रोफेसर हर्ट्समैन क्या बात कर रहे हैं कि आप या तो अपनी जो इकोनॉमी है एसओसी के थ्रू डेवलप कर सकते हैं या डीपीए से कर सकते हैं। डीपीए का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एसओसी से कैसे डिफरेंट है? डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब हम ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करें जिसमें हमें तुरंत रिटर्न मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तुरंत रिटर्न मिला। हमने एक इंडस्ट्री लगा दी, तुरंत प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। हमने रेलवेज बढ़ा दिया, एक्सपैंड कर दिया, तुरंत रिटर्न मिल गया। मगर रेलवे का ट्रैक बिछाने से तुरंत रिटर्न नहीं मिलता, हमें ट्रेन बढ़ाने से रिटर्न मिलने लगता है। रोड बनाते जाने से हमें डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता। अगर हम रोड्स बनाएंगे तो रोड्स सोशल ओवरहेड कॉस्ट है, मगर रोड्स का एडवांटेज हमें बिजनेस के फॉर्म में, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के फॉर्म में बाद में चल के मिलता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसओसी एंड डीपीए। एंड the third thing that Professor Hertzman talks about is the linkage effects. Linkage effects का मतलब क्या होता है कि there are two types of linkage, forward linkage and backward linkage. Forward और backward का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका फायदा अगर आपको आगे चल के मिल रहा है तो वो फॉरवर्ड लिंकेज है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसके पहले उसका बेनिफिट मिल गया तो वो बैकवर्ड लिंकेज है। So in this way, the entire theory related to unbalanced growth comes under these four headings. इसको जब आपको रिवीजन भी करना है तो बस आपको इतना देखना है कि आपको एसओसी किस तरह से आपने अनबैलेंस करी है और डीपीए कैसे अनबैलेंस किया है, इसके बारे में पूरी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है। और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट सोशल ओवरहेड कॉस्ट पढ़ लिया और उसके बाद हमको ये टर्म्स शॉर्ट फॉर्म में नहीं पता होते। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यू यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट बोथ द टर्म्स दैट आर इन लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म्स है और शॉर्ट टर्म्स है, दोनों में समझ में आना है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे ये 8 थ्योरीज हैं, इन 8 थ्योरीज में ये जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स दिए हैं, लाइक शॉक्स दिया है, स्टिमुलेंट्स दिया है, तो शॉक्स और स्टिमुलेंट्स क्या होता है और शॉक और स्टिमुलेंट्स किस थ्योरी में यूज हुआ है। जब आप इस तरह की समरी आपके सामने रहेगी तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शॉक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो शॉक्स का कॉन्सेप्ट लेवेंस्टीन ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी में दिया है। तो दैट मींस these types of question can come कि ये terms किस particular theory में use करे गए। Another thing like it is happening in Lewis model of labor surplus, there are dual or two sector economy। तो dual sector कौन से है? capitalist sector है and subsistence sector है। तो कैपिटलिस्ट और सब्सिस्टेंस में ल्यूइस बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेबर की तो अनलिमिटेड सप्लाई है। जब लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई है तो अनलिमिटेड सप्लाई किसमें है? कैपिटलिस्ट सेक्टर में अनलिमिटेड लेबर है कि सब्सिस्टेंस सेक्टर में अनलिमिटेड लेबर है? तो द थिंग कम्स फ्रॉम दैट सब्सिस्टेंस सेक्टर में लेबर अनलिमिटेड है और कैपिटलिस्ट सेक्टर में लेबर लिमिटेड सप्लाई में है, और कैपिटलिस्ट सेक्टर एडवांस सेक्टर है और सब्सिस्टेंस सेक्टर बैकवर्ड सेक्टर है। दैट मींस यहां से लेबर उठ के जब कैपिटलिस्ट सेक्टर डेवलप होगा तब कैपिटलिस्ट सेक्टर विल एक्सट्रैक्ट लेबर फ्रॉम द सब्सिस्टेंट सेक्टर। तो सब्सिस्टेंट सेक्टर से अनलिमिटेड लेबर जब कैपिटलिस्ट सेक्टर में जाने लगेगा तो इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। इसका मतलब जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कैपिटलिस्ट सेक्टर को रेगुलर बेसिस पे डेवलप करते रहें। So in this way, this is a very brief summary of the entire theory
पूरी की पूरी हमने आपकी यूनिट 2 की कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दिए हैं। इसको आपको स्टडी करना है और हम आपको इस तरह के 4 डिफरेंट प्रेजेंटेशंस आपके ग्रुप में डालेंगे। एक प्रेजेंटेशन तो आज का ये हो गया जो यूनिट 2 का प्रेजेंटेशन है। इसी तरह से हम यूनिट 1 का प्रेजेंटेशन डालेंगे, यूनिट 3 का डालेंगे और यूनिट 4 का डालेंगे। Whenever you are preparing, you have to prepare according to these presentation, क्योंकि जितनी भी इसमें टर्म्स हमने यूज करे हैं, सिर्फ इतने टर्म्स अगर आपको आ जाते हैं तो आप जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 12 क्वेश्चंस पूरे के पूरे, अब ये जो 2 स्लाइड्स हैं, ये दोनों स्लाइड्स में पूरे 12 क्वेश्चंस आपके कवर्ड हैं। अगर आपको ये स्लाइड्स के हर टर्म्स पता है तो आपको 12 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। दैट मींस इफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट यू हैव 12 क्वेश्चंस एट योर हैंड। अब 12 क्वेश्चंस में परवाह करने की जरूरत नहीं, बची हुई यूनिट्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको 12-12 क्वेश्चंस इसमें मिलते जाएंगे। नाउ इट्स अप टू यू, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी बेसिकली आपको सारी थ्योरीज नहीं समझाई है, मगर मैंने आपको थ्योरीज का पैटर्न समझाया है कि what you have to study. So in case you have any questions or doubt regarding unit 2, you can ask. Any questions? We have just 5 minutes left. तो अगर आपके कोई questions हैं तो वो जल्दी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ बताओ अजय। सर मैं विजिबल? हाँ हाँ अजय बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली सर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर फर्स्ट 20 मिनट्स का अब मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने लैपटॉप में ऑन किया तो 20 मिनट्स का आई थिंक छूट गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर आप ब्रीफ कर बेसिकली दीजिए। इसमें बेसिकली सर केवल यही प्रेजेंटेशन आपने समझा है? ये जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा यूनिट 2 तुम्हारा कवर कर रहा है। तो यूनिट 2 में तुम्हारे 8 थ्योरीज हैं। 8 थ्योरी प्रिपेयर करते हो तो यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। तो 8 थ्योरी में 2 स्लाइड में हमने तुम्हारी 8 थ्योरीज को कवर किया है। तुम्हारे जितनी भी डिटेल्स हैं वो इन 8 थ्योरीज में यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि रोस्टो ने अपनी थ्योरी को 5 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो 5 स्टेजेस का अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन पता है तो दैट मीन्स रोस्टो की आपकी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती, पूरी थ्योरी आपको कवर। तो जब आपको रिवीजन करना है तो आपको रिवीजन सिर्फ इस स्लाइड को देख के करना है। जैसे आपने बुक से जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, मगर जब रिवीजन करेंगे तो इसका प्रिंट आउट सामने रखेंगे और रोस्टो की ये 5 स्टेजेस हैं। तो जब आपने पढ़ा, आपने कहा द ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है? जब बिना देखे आप सिर्फ इस चीज को देख के बोल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल सोसाइटी का हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। उसी तरह से प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ है। तो प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ पहले आपने पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद जब रिवीजन के एग्जाम से पहले सिर्फ अगर ये स्लाइड आपका पूरा प्रिपेयर्ड है तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। सो जस्ट प्रिपेयर, जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इस स्लाइड को हम डाल देंगे आपके ग्रुप में, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो। 2 पेज का सिर्फ प्रिंट आउट है, मगर 2 पेज में आपकी पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जा रही है। एनी अदर क्वेश्चन? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया अजय? जी सर, थैंक यू सर। एनी अदर? मयंक आई थिंक हैज रेज्ड हैंड। हैंड रेज करने की आपको जरूरत नहीं, आप बस अपना कैमरा ऑन करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लीजिए। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, बस कैमरा ऑन करिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ गजेंद्र पूछो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
सर जो टेंटेटिव एग्जाम का जो शेड्यूल आया है हमारा, उसमें दिया गया है कि जो हमारी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन पेपर हैं, उन्हीं का हाँ उसमें हाँ, ये बात कमेंट ठीक करके है। आएगा। जो तो तुम्हारा सर इसमें ऑप्शनल दो। पेपर है, जो थर्ड ऑप्शनल पेपर है, वो नहीं है जो तुम्हारे हम्म, दो मेन पेपर हैं उनका एग्जाम हो रहा है। और एग्जाम तो में सर अभी इसमें जो टेंटेटिव, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक। हाँ, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट तुम्हारा ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का एग्जाम नहीं है। आपको दो पेपर में देना है, ओके इकोनॉमिक सर। पॉलिसीज का और ये जो पेपर हमने पढ़ाया है, इन दोनों का पेपर का आपको एग्जाम देना है। 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस का मतलब है आपकी जो यूनिट्स हैं, जैसे अगर 4 यूनिट है तो आप डिसाइड कर लो कि एक यूनिट पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप 50 को अगर 4 से सिंपली डिवाइड करते हो तो आपको करीब 12 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है। एक आध में हो सकता है 14 दे दिएगा या 13 दे दिया है, मगर एक यूनिट अगर प्रिपेयर करते हो तो 12 क्वेश्चन तो तुम्हें मिलने ही मिल रहे हैं। तो जब भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने में स्प्रेड होने की जरूरत नहीं है कि हम जल्दी से कोर्स खत्म कर लें। तुम यूनिट को फाइनल करो। अगर तुम पहली यूनिट लेके चले हो तो पहली यूनिट को तुम्हें फाइनल करना। आज अगर हम ये दे रहे हैं, ये स्लाइड, ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो तुम तब तक किसी दूसरी यूनिट पे ना जाओ जब तक कि ये सारे पॉइंट तुम्हारे यूनिट 2 के कवर नहीं हो जाते। उसका बेनिफिट क्या होता है, जब तुमने पूरी एक यूनिट को कंप्लीट पढ़ लिया है तो आप ये पक्का है कि 12 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं। और अगर आप यूनिट को आधा पढ़ते हो, आधा 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 तुमने चारों यूनिट पढ़ ली, तो आधा 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 चारों यूनिट का मतलब 2 कंप्लीट यूनिट नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन ही ना मिले। तो अपनी पढ़ाई को स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है कि चारों यूनिट हम प्रिपेयर कर लें। चारों यूनिट पे पहले मत जाओ, एट अ टाइम एक यूनिट को लो आप। बल्कि हमारा सजेशन ये रहेगा कि अगर हमने सेकेंड यूनिट का तुम्हें नोट्स ये दे दिया है तो तुम शुरुआत सेकेंड यूनिट से करो। सेकेंड यूनिट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट यूनिट इजी है, सेकेंड यूनिट्स में थ्योरी बहुत है, इसलिए मैंने सेकेंड यूनिट से स्टार्ट किया है। तुम अपनी पढ़ाई सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करो और जब तक सेकेंड यूनिट फाइनल नहीं होती किसी और यूनिट पे मत जाओ। जब सेकेंड यूनिट, ये जितने भी टॉपिक्स तुम यहाँ सामने देख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स के बारे में जब तुम्हें नॉलेज हो जाती है तो तुम्हें हर हालत में 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म थ्योरी का अब प्रिपेयर करने की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि क्रिटिसिज्म में एमसीक्यू नहीं बनता। क्रिटिसिज्म पहले थ्योरी में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के बाद क्रिटिसिज्म होता है। तो जब आप लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप क्रिटिसिज्म भी रटते हैं कि 14-15 क्रिटिसिज्म है तो हम रट लें। मगर जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो वो थ्योरी के मेन मैटर्स पे बनते हैं। मेन मैटर यही है जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये थ्योरी का मेन मैटर है। इसके अलावा इस थ्योरी का फाउंडर कौन है वो हमने पिछली स्लाइड में दे दिया। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में दिक्कत आए तो वो टॉपिक आप सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। वो टॉपिक का हम या तो लेक्चर अपलोड कर देंगे या जो भी मैटर हो सकेगा वो मैटर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस मेरी इतनी टिप को जरूर ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को स्प्रेड मत करिए कि हम चारों यूनिट एक साथ प्रिपेयर कर लें। चारों यूनिट नहीं, एट अ टाइम एक यूनिट। आप अपना सिलेबस खोल के देखिए, एक यूनिट के जब तक सारे टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर हो जाते तब तक दूसरी यूनिट पे मत जाइए। एक भी टॉपिक एक यूनिट का छोड़ना नहीं। एक और किसी ने हाथ हैंड रेस किया था, किसी और ने हैंड रेस किया है? बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर। ओके, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। और इस सेशन का ये दोनों प्रेजेंटेशन अभी तुरंत मैं आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस सेशन। जैसे ही हमारा दूसरे यूनिट का प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है तो हम जूम सेशन आपका कॉल कर लेंगे और उसकी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। हिंदी मीडियम के कौन बच्चे हैं? ओके, सो थैंक यू वेरी मच।